हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या क्या होते हैं? मेजरली रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। अब रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन of pi electrons. Right, pi electrons. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। जैसे अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये कंपाउंड ले लेता हूं, ये क्या है? दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। ऑलराइट, यहां पे अगर मैं इस कंपाउंड को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, मुझे क्या दिख रहे हैं? एक डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड में दिख रहा है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? 134 पिकोमीटर। यहां पे भी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? 134 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 152 पिकोमीटर। ठीक, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व करोगे इस कंपाउंड को, तो आपको नजर आएगा कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन है उसे मैं शो नहीं कर रहा, बट ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कैसी आएगी? ये जो 134 पिकोमीटर जहां हमें डबल बॉन्ड दिख रहा था, वो 134 पिकोमीटर नहीं रहेगी, उससे क्या होगी? उससे कुछ ज्यादा होगी। और जहां पे हम सिंगल बॉन्ड के लिए 152 पिकोमीटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे 152 नहीं होगी, क्या होगी? 152 से कुछ कम होगी। तो ऐसे केसेस में हम ये बोलेंगे कि जहां डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कुछ कम हो गया है, और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, वो लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। मतलब क्या हुआ? लोकलाइज्ड का मतलब ये हुआ कि कहीं एक जगह फिक्स है। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इससे ये शो हो रहा है कि इसी पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं वो समझते हैं जरा। तो ये देखो, अगर मेरे पास गिवन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो हमने एग्जांपल लिया था, अब ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को लेट से मैंने राइट साइड में अगर मैंने ब्रेक करा, राइट साइड में अगर ब्रेक करा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा, और इस कार्बन पे निगेटिव डेवलप हो रहा होगा। अच्छा, अब अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो इसकी वजह से जो ये डबल बॉन्ड है ये किस तरफ टूटेगा? राइट वर्ड्स। और राइट वर्ड्स जब टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव डेवलप होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डेवलप होगा। ठीक, और इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा? CH2 प्लस बॉन्ड। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अगर माइनस प्लस बिल्कुल एडजेसेंट है तो क्या होंगे? एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अच्छा, अगर यहीं पे इसको मैं जहां से इनिशियल मैंने स्टार्ट करा था, राइट वर्ड ब्रेक करने की बजाय अगर मैंने लेफ्ट वर्ड इसे तोड़ दिया, तो चलो नया ही ले लेते हैं। लेफ्ट वर्ड इस बार मैं इसे ब्रेक करूंगा। अगर इसको लेफ्ट वर्ड ब्रेक करा तो यहां क्या आएगा? प्लस, इस पे माइनस, और इस कार्बन पे अगर माइनस आया तो ये जो लेफ्ट में पाई बॉन्ड है किधर टूटेगा? लेफ्ट वर्ड।
और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। इससे क्या कंपाउंड बन रहा है हमारा? CH2 माइनस बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, तो ये जो दो अलग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो एक्चुअल में हमें मॉलिक्यूल मिल रहा है उसमें से ये कोई नहीं है, है ना? जो भी एक्चुअल मॉलिक्यूल मिल रहा है वो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। वो एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या है? वो कुछ अलग है, उसमें इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है ना? और उसे क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस हाइब्रिड। उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वो कैसा दिखेगा हमें? रेजोनेंस हाइब्रिड हमें दिखेगा कुछ CH2 CH CH CH2 और ये पाई बॉन्ड जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है और साथ में प्लस एंड माइनस चार्ज है, प्लस एंड माइनस चार्ज है जो भी टर्मिनल कार्बन है वहां पे। ठीक है, ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल कौन सा है? रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं? हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स जिनका कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, जैसे और अगर एक दो एग्जांपल हम देखें। ठीक है, अगर ये चार्ज स्पीसीज है मेरे पास, ये चार्ज स्पीसीज है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके एडजेसेंट पे एक डबल बॉन्ड है। तो अब क्या हो सकता है? देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो डबल बॉन्ड है वो किस तरफ टूटेगा? राइट वर्ड्स। और राइट वर्ड अगर टूटेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और अगेन प्लस माइनस एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो जाएगा? नया बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये CH2 प्लस बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। तो यहां देखो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक जो कि ऑलरेडी गिवन है और सेकंड जो कि हमने बनाया है। तो इससे रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड वो आ जाएगा CH2 CH CH2 और पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधे टाइम लेफ्ट में है आधे टाइम राइट में है। और पॉजिटिव चार्ज आधे टाइम राइट वाले कार्बन पे है, आधे टाइम लेफ्ट वाले कार्बन पे, टर्मिनल पे, है ना? ये हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। फर्दर एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2 माइनस है, अगेन चार्ज स्पीसी निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये किस तरफ टूटेगा? लेफ्ट वर्ड्स, है ना? और यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब ये पॉजिटिव एंड निगेटिव मिलके क्या बना लेंगे? एक नया बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल आ जाएगा CH2 माइनस बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अगेन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गए हमें। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा CH2 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2 एंड ये पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और निगेटिव चार्ज टर्मिनल कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे। ठीक है, तो या तो मैंने ऐसे माइनस चार्ज लिख दिया या फिर
इसे मैं डेल्टा माइनस करके लिख सकता हूं कि 50% ऑफ द टाइम लेफ्ट वाले टर्मिनल कार्बन पे, 50% ऑफ द टाइम राइट वाले टर्मिनल कार्बन पे। दोनों तरीके से ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगेन अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 है, अगर NH2 नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अच्छा, इस लोन पेयर की वजह से जो ये डबल बॉन्ड है वो किस तरफ टूटेगा, लेफ्टवर्ड, क्योंकि लोन पेयर जो है वो रिपेल करेगा तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दूर जाना चाहेगी लोन पेयर से, तो इस वजह से लेफ्टवर्ड ब्रेकिंग हुई है ना, लेफ्टवर्ड ब्रेकिंग हुई है। और यहां पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इससे मॉलिक्यूल कैसा आ जाएगा हमारे पास, CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, NH2 प्लस, प्लस कैसे आया, क्योंकि यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, टेल पे प्लस और हेड पे माइनस, और प्लस पहले से था तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और टेल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर हमें सिमिलर सा ही एग्जांपल है यहाँ पे, रेडिकल कोई गिवन है, रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसे केसेस में जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक मैनर में ब्रेकिंग होगी, और होमोलिटिक मैनर में ब्रेकिंग होने की वजह से यहाँ पे भी एक रेडिकल आ गया, यहाँ पे भी एक रेडिकल आ गया। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 रेडिकल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आ जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड ये हो जाएगा CH2 CH CH2 पाई बॉन्ड अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल तो बीच में कहीं रेडिकल बना दिया जो कि टर्मिनल वाले कार्बन पे है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, अब इनकी स्टेबिलिटी हम कैसे पता करें, है ना, स्टेबिलिटी कैसे पता करें, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, इसके रूल्स हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट रूल कि ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। तो अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो जरा, कि अगर मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस। इन दोनों में देखो जरा, अगर मैं इसे 1 एंड इसे 2 बोलूं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, wherever whereas in second compound ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, हर किसी का जितने भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हैं सबके पास है ना, ऑक्टेट चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट चाहिए तो डुप्लेट कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट ऑक्टेट।
कंप्लीट ऑक्टेट। तो स्टेबल कौन ज्यादा होगा? स्टेबिलिटी वी कैन से सेकंड इज ग्रेटर देन 1। सेकंड रूल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर with least number of formal charges is more stable. Resonance structure with least number of formal charge is more stable. इनका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरे पास गिवन है CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है ना, ये हो सकता है बिल्कुल। कैसे आया ये देखो, इस बॉन्ड को मैंने इधर ब्रेक करा तो यहाँ पे प्लस डेवलप हुआ, और इसकी वजह से ये बॉन्ड इस तरफ से टूटा, यहाँ पे प्लस डेवलप हुआ और यहाँ पे माइनस, और ये दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं अगेन 1 और 2 बोलूं, तो फर्स्ट के केस में कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, और सेकेंड स्ट्रक्चर में आपको दो दो फॉर्मल चार्ज दिख रहे हैं। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट। तो स्टेबिलिटी you can say 1 is greater than 2. Third rule, if there are formal charges, then negative charge should be on more electronegative atom and positive charge should be on electropositive atom. So we can write resonance structure with negative charge on more electronegative atom will be more stable. ठीक, एग्जाम्पल, अगर ये चार्ज स्पीसी हमें गिवन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या बन सकता है? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे बॉन्ड O माइनस। ठीक है, बॉन्ड O माइनस 1 और 2। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में जो निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, एंड फर्स्ट वाले केस में निगेटिव चार्ज कार्बन पे है, और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की, है ना। तो बेटर स्टेबिलिटी कहां पे आएगी? सेकेंड वाले केस में। तो वी कैन राइट स्टेबिलिटी सेकेंड इज ग्रेटर देन 1। फोर्थ रूल इज resonance structure with positive charge
on least electronegative atom will be more stable. Will be more stable. तो बिल्कुल सिमिलर सा केस हमने अभी करा है, तो इसके लिए एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ रूल, structure, resonance structures with least separation of formal charges is more stable. More stable. एग्जाम्पल अगर हम देख लें, और अगर CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, है ना, यहाँ पे लीस्ट सेपरेशन कहाँ है? फर्स्ट केस में, फर्स्ट एंड सेकंड में जो चार्ज सेपरेशन है वो सबसे कम कहाँ है? फर्स्ट में। सेकंड में चार्ज सिग्निफिकेंटली सेपरेटेड है, तो स्टेबिलिटी ऑफ वन शुड बी ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ टू। सिक्स्थ, resonance structures which are equivalent, resonance structures which are equivalent have similar stability, have similar stability. For example, HCOO minus, we can write as SCO minus, 1 and 2 are equivalent. So stability of 1 is equal to stability of 2, or we can write for carbonate ion,
all these three resonating structures are equivalent. So we can say stability of 1 is equal to 2 is equal to 3. All right. So ये बात हो गई हमारी रेजोनेंस की, रेजोनेंस की। ठीक, अब आते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज also hyper conjugation is also called as no bond resonance, नो बॉन्ड रेजोनेंस। एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसे। अगर हमारे पास कोई चार्ज स्पीसीज है जैसे कि CH3 CH2 प्लस बॉन्ड CH3 लेट्स से, तो अब देखो हमारे पास ये चार्ज स्पीसीज है, कार्बोकैटायन है, इसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इसकी अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन क्या है? एडजेसेंट वाला कार्बन। अल्फा पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। तो इनको मैं जरा एक्सपेंड करके लिखता हूं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इनको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि CH2 प्लस बॉन्ड CH H एंड H। 3 हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं अल्फा कार्बन पे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि एक हाइड्रोजन इसमें से ब्रेक हो जाता है, और एक हाइड्रोजन ब्रेक होके क्या कैसे आएगा? H प्लस की तरह बाहर निकल आएगा, H प्लस की तरह। और H प्लस की तरह अगर बाहर निकल आया तो ये जो अल्फा कार्बन है उस पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। और उस पर निगेटिव चार्ज अगर आया तो बगल में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बगल में क्या है? H प्लस। ठीक है, अब देखो अगली बार ऐसा हो सकता है कि भाई इस बार ये टूटा, अगली बार ये ग्रीन वाला टूट गया, लेट्स से, है ना, ग्रीन वाला टूटा तो भी H प्लस निकला, और यहां से क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, H प्लस बगल में, H प्लस बगल में टहल रहा है। रेड वाला भी ब्रेक हो सकता है, और रेड वाला ब्रेक होगा तो भी हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, H प्लस बगल में बैठा हुआ है। तो ये देखो जो पॉजिटिव चार्ज है, हमने क्या देखा था पीछे कि अगर कहीं चार्ज स्पीसीज है तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो क्या आना चाहेगा? न्यूट्रल फॉर्म में। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से टेम्पररी ही सही, लेकिन वो क्या है? एक न्यूट्रल पोजीशन में आ जा रहा है या न्यूट्रल स्टेट में आ जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो स्टेबिलिटी है चार्ज स्पीसीज की वो क्या होती है? बढ़ती है ना, स्टेबिलिटी बढ़ती है। और इसको कंपेयर कैसे करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसके उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे दिखाऊं स्टेबिलिटी ऑफ CH3 CH2 प्लस वर्सेस CH प्लस CH3 CH3, जो CH3 CH2 प्लस है यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन कितने काउंट करो, ये रहा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, और इसकी अल्फा पोजीशन एक ही है, अल्फा कार्बन, उस पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 3। यहां पे पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन ये रहा, उसकी अल्फा पोजीशन 2 कार्बन है, अल्फा पोजीशन पे 2 कार्बन है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और दोनों ही अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है।
तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 6। अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए। तो ये सोचो कि पहले वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? 3। सेकेंड वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 6, है ना? तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकेंड वाला, है ना? सेकेंड वाला, यानी इसको अगर मैं 1 and 2 बोल दूं, आई कैन से स्टेबिलिटी 1 less than 2 ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, और CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? और यहां पे मुझे बताना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब सोचो ऐसे केस में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। देखो कैसे होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहां पे ये डबल बॉन्ड को आप कंसीडर करो सिस्टम, और उसके अल्फा पोजीशन पे एक कार्बन दिख रहा है, और यहां 3 हाइड्रोजन हमें नजर आ रहे हैं। ठीक। और इसमें से अगर कोई सा भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे तोड़ दिया H+, अगर H+ तोड़ा तो कार्बन पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। और कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये जो डबल बॉन्ड है वो किस तरफ टूटेगा? राइटवर्ड्स। ठीक है, राइटवर्ड टूटेगा, और ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक। तो ये देखो रेजोनेंस होने लग गया। जो पाई बॉन्ड पहले लोकलाइज था वो क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड। वो क्या हो गया? डीलोकलाइज हो गया। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे भी जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। अब हम चेक कैसे करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हो जाएंगे। तो जरा काउंट करो। पहले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। सेकेंड वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? देखो ये इसको सिस्टम मानो। अल्फा कार्बन क्या है? ये वाला अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही। तो अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गए। तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। दैट मीन्स स्टेबिलिटी 1 की 2 से ज्यादा। 1 की 2 से ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं रेडिकल्स की, CH3 बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल एंड CH फ्री रेडिकल CH3 CH3। रेडिकल के केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। कैसे? ये रहा रेडिकल सिस्टम मान लो इसे, इसका अल्फा पोजीशन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। ब्रेकिंग कैसे होगी इस बार? देखो CH2 रेडिकल बॉन्ड C H H एंड H। इस बार होमोलिटिक मैनर में ब्रेकिंग होगी, और होमोलिटिक मैनर में अगर ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पे एक H रेडिकल आ गया, और साथ में CH2 रेडिकल एंड CH2 रेडिकल। ये क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 H रेडिकल, ठीक है, H रेडिकल। तो अगेन न्यूट्रल चला गया, रेडिकल से न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल स्टेट में आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट हम कैसे चेक करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। तो इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, है ना। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? देखो अल्फा पोजीशन अब 2 दिखेगी आपको, 2 अल्फा कार्बन है और हर एक अल्फा कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 6। और अल्फा हाइड्रोजन 6 है अगर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो आई कैन से स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड वन, rather stability this radical should be greater than CH3 CH2 radical. All right. Hyper conjugation in benzene ring or rather benzene derivatives. For example, toluene. For example, toluene. So toluene क्या होता है? Benzene ring and CH3. Benzene ring and CH3. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या होता है कि बेंजीन रिंग तो हमारे पास है और कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर मैंने हटा दिया एज ए H+, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। और इस निगेटिव की वजह से ये बॉन्ड नीचे की तरफ टूटेगा और ये बॉन्ड अगर नीचे की तरफ टूटेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस डेवलप होगा और इस माइनस की वजह से ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में और यहाँ पे नेगेटिव आएगा और इसकी वजह से ये बॉन्ड कुछ ऐसा टूटेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो ये प्लस माइनस क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड CH2 और H+ है बगल में। यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा? माइनस, ये कुछ इस तरीके से। अगले स्टेप में इस माइनस की वजह से ये बॉन्ड नीचे की तरफ, डबल बॉन्ड CH2 H+, हियर प्लस माइनस न्यू बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा पैरा पोजीशन पे और ये बॉन्ड ऐसा ही है। फिर अगेन पैरा पोजीशन पे जो निगेटिव है उसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसकी वजह से एक नया बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव मिलके और यहाँ पे निगेटिव आ गया ऑर्थो पोजीशन पे, डबल बॉन्ड CH2 एंड H+ है अभी बगल में, ठीक। अब फर्दर अगर मैं इसे तोड़ दूं, फर्दर इस बॉन्ड को एक बार और अगर ब्रेक कर दूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? जहां से हम चले थे इनिशियली, ठीक है, वहां पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है टॉल्यून में, उसको जरा ऑब्जर्व करो। तो ये देखो निगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे आ रहा है। आप देखोगे कि निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही आ रहा है। ये देखो यहाँ पे ऑर्थो, पैरा एंड देन ऑर्थो। ऑर्थो की किसी पोजीशन पे आया नहीं है, मेटा पे आया नहीं है, तो निगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे ही आ रहा है। ऑर्थो एंड पैरा पे ही आता है। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन
एनी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी वो नेगेटिव चार्ज को खोजेगा। एनी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will attack on ortho or para position in case of toluene। ठीक है, इन केस ऑफ toluene। नेक्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट inductive effect is dispersal or displacement of electron cloud in a bond, and you can say mostly sigma bond। sigma bond की जनरली बात करते हैं, mostly sigma bond towards more electronegative atom, towards more electronegative atom, towards more electronegative atom। So case one, this is carbon chain and G is electron withdrawing group। मतलब ये है कि जो G की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो काफी ज्यादा होगी, वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा। हाँ, तो G पे क्या आ जाएगा? अगर G इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है तो G पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो कार्बन चेन होगी उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि G हैज -I इफेक्ट ऑन कार्बन चेन जिसको मैंने शॉर्ट में स्टार लिखा हुआ है, कार्बन चेन। केस टू क्या है कि केस टू, अगर मेरे पास ये रहा कार्बन चेन और यहाँ पे G अगेन कनेक्टेड है, लेकिन इस बार G क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि G की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही कम है, यानी जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, है ना? और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर वो अपनी तरफ खींच रहा है तो कार्बन चेन पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, और ये जो G है उस पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगेन ये क्या है? कार्बन चेन। Here we write G has plus I effect on carbon chain, which is written by star।
विच इज रिटन बाय स्टार। ओके, अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। वो क्या है, कार्बन अगर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है। जैसे कि अगर ये नोट करके यहां पे लिख लो, ये नोट कार्बन इन sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन इन sp2, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन इन sp3। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वी कैन से इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp में s कैरेक्टर कितना है 50%, sp2 में s कैरेक्टर इज 33%, एंड sp3 में s कैरेक्टर इज 25%। सो वी कैन से जैसे जैसे s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज एरोमेटिसिटी, इसको देखते हैं। एरोमेटिसिटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग Huckel's rule of aromaticity। Huckel's rule of aromaticity, Huckel's rule क्या है कि if a molecule is cyclic, if a molecule is cyclic, B planar, C completely conjugated, cyclic, planar, completely conjugated, then it is qualified to be classified as aromatic if it has 4n+2 pi electron। एंटी एरोमेटिक if it has 4n pi electron। here n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और here n की वैल्यू 1 2 3 4। n is called index of aromaticity। और यहाँ पे n को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ, गैस कर ही लिया होगा, एंटी एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी ऑर्गेनिक में अगर सिस्टम एरोमेटिक बनने की पॉसिबिलिटी है तो सिस्टम चाहेगा कि एरोमेटिक बन जाए, है ना। और अगर एंटी एरोमेटिक बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है तो सिस्टम कोशिश करेगा कुछ ना कुछ करके नॉन एरोमेटिक हो जाए, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहेगा, है ना। लास्ट रिसोर्ट होता है एंटी एरोमेटिक होने का, है ना, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम होता है। ठीक, तो एरोमेटिसिटी की स्टार्ट अगर हम देखें बेंजीन रिंग से, बेंजीन स्ट्रक्चर कुछ हमने ऐसा देखा है। 152 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ, सिंगल बॉन्ड की लेंथ 134 पिकोमीटर। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 152 पिकोमीटर,
एंड डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर। ठीक, लेकिन जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला है वो क्या है, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती हैं। 6 बॉन्ड दिख रहे हैं हमें कार्बन कार्बन के, 6 के 6 बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं और बॉन्ड लेंथ कितनी है, कुछ बीच में है, ना 134 है ना 152 है, समवॉट अराउंड 140 पिकोमीटर हमें मिलेगा, 139 पॉइंट समथिंग है ना। तो 140 पिकोमीटर के आसपास ये वैल्यू मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, है ना। रेजोनेंस कैसे है जरा देखो, रेजोनेंस कुछ इस तरीके से है कि अगर यहाँ पे किसी एक बॉन्ड को मैंने रैंडमली अगर नीचे की तरफ तोड़ दिया तो यहाँ पे माइनस आ रहा होगा, यहाँ पे प्लस, और इसकी वजह से इस माइनस की वजह से ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूटेगा कुछ, देखो कैसा आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस और प्लस की वजह से एक नया बॉन्ड जनरेट हो गया और इधर माइनस आ गया, और इस माइनस की वजह से ये वाला बॉन्ड किधर टूटेगा, ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ टूटा तो ये माइनस और प्लस मिलके एक और बॉन्ड बना लिए, और ऊपर पहले से एक प्लस था और नया माइनस जनरेट हुआ, वो दोनों मिलके एक और बॉन्ड बना लिए। तो ये देखो, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, अंतर बस इतना है कि पहले वाले में जहां डबल बॉन्ड था वहां पे अब सिंगल बॉन्ड आ गया है, और जहां पहले वाले स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड था वहां पे अब क्या आ गया है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पोजीशंस इंटरचेंज हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 3 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली ये पाई बॉन्ड्स इक्विवेलेंटली घूम रहे हैं, है ना। इस वजह से हम ऐसा एक सर्कल सा बनाया हुआ आपने देखा होगा, है ना, सर्कल सा बनाया हुआ देखा होगा। ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये तो अभी रेजोनेंस की बात थी। अब बेंजीन में ये देखो कि साइक्लिक है, बेंजीन साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, ये हमें देख के पता चल रहा है। प्लेनर है क्या, प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन हर जगह, ये भी sp2 सारे ही कार्बन एटम्स sp2 हैं। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड बिल्कुल है, हर पोजीशन कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो कि कॉन्जुगेशन में है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, काउंट करो, है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है। सो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 6, जिसे मैं बोल सकता हूं क्या, ये 4n+2 टाइप का है, फॉर n=1। अगर n की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक। बेंजीन है एरोमेटिक। अगला एग्जांपल देखें जरा, ये है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर, प्लेनर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp3 sp3 sp3, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, मतलब
प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। अगला एग्जांपल देखते हैं। साइक्लोपेंटा डाइइन साइक्लिक है। प्लेनरिटी के लिए चेक करते हैं। sp2 sp2, यहाँ पे भी sp2 sp2। अभी तक तो प्लेनर नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट, ये कार्बन, ये है sp3। और ये अगर sp3 हो गया तो प्लेनरिटी लूज कर गए, प्लेनर कंपाउंड नहीं रहा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। यहां पे देखो जरा, साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनरिटी के लिए चेक करें जरा, sp2 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 sp2, ये भी sp2 है, तो मतलब प्लेनरिटी भी अचीव है यहाँ पे। अब आगे की कहानी देखते हैं। प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है या नहीं? कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि वहां पे आप देखो, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, रेडिकल, लोन पेयर, इन सब केस में हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है ना? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करें, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2, 4 और 2 यहां से, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये क्या है? एरोमेटिक। ये है एरोमेटिक। एरोमेटिक। और जरा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कंपाउंड तो आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, क्या है? पायरॉल। पायरॉल साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। ये भी sp2 sp2 sp2, and this one also will be sp2, this one also will be sp2। तो कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है ये। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 2, 2, 4 and 2, 6, 6। That means this is aromatic। aromatic।
दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो साइक्लिक, प्लेनर, प्लेनर भी है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह चेक कर सकते हैं आप, sp2 sp2 sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, काउंट करो जरा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल कम आउट टू बी 2 and 2 4, टोटल 4 ही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4। अब अगर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही हुए तो इस केस में ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, मतलब हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ये। लास्ट एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। दिस इज 7 membered रिंग, साइक्लिक है ना, प्लेनर, प्लेनर भी है, देखो एवरीवेयर sp2 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 sp2, दिस वन इज आल्सो sp2, कंप्लीट कॉन्जुगेशन वो भी अचीव हो रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी अचीव हो रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन अचीव हो रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 6। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आ गए 6, तो ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, एरोमेटिक, एरोमेटिक, हाईली स्टेबल कंपाउंड है ना, एरोमेटिक हाईली स्टेबल कंपाउंड। ये क्या है, साइक्लो ऑक्टा ट्राई, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लिक, प्लेनर, प्लेनर की फीलिंग आ रही है, प्लेनर की फीलिंग आ रही है, sp2 हर जगह दिख रहा है हमें, तो प्लेनर की फीलिंग तो आ रही है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, ऐसा लग रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, और इसकी वजह से एंटी एरोमेटिक जैसा ये हमें नजर आएगा, एंटी एरोमेटिक जैसा नजर आएगा, बट ये एंटी एरोमेटिक होता है क्या, नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि सिस्टम हमेशा चाहेगा कि एंटी एरोमेटिक ना बनना पड़े, किसी तरीके से नॉन एरोमेटिक में भी अगर वो कन्वर्ट हो गया तो पॉसिबिलिटी अगर है तो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लेनरिटी वो लूज कर देगा नॉन एरोमेटिक में जाने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये टब शेप्ड है ना, टब शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है ना, और नॉन प्लेनर अगर हो गया तो रेजोनेंस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, और ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कहानी खत्म,
वो नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब यहीं पे हम देख लेते हैं रेजोनेंस इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। रेजोनेंस इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो अगर मेरे पास लेट से फेनॉल है बेंजीन रिंग और उस पे OH, OH, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब इस लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेक होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड अभी ऐसे ही रहे। और इधर क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, क्या बन जाएगा ये, डबल बॉन्ड OH प्लस। अच्छा, अब इस निगेटिव की वजह से जो ये नीचे वाला पाई बॉन्ड है किधर टूटेगा, ये नीचे के डायरेक्शन में, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे निगेटिव। डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पे बॉन्ड आ गया प्लस माइनस और पैरा पोजीशन पे निगेटिव, डबल बॉन्ड पहले से रहा। अच्छा, अब इस निगेटिव की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव, और ये कैसा हो गया, डबल बॉन्ड OH प्लस, डबल बॉन्ड प्लस माइनस, नया फॉर्म जनरेट, नया बॉन्ड जनरेट हुआ है और यहाँ पे माइनस। अब अगले स्टेप में अगर मैं इसे तोड़ूं और नया डबल बॉन्ड जनरेट करूं, वो कैसा बनेगा, वो आ जाएगा बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देखो, जो पहला इनिशियल जहां से हमने स्टार्ट करा था, इनिशियल, फर्स्ट एंड जो फाइनल है लास्ट, अगर इसको मैं सेकंड बोलूं फॉर द टाइम बीइंग, तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है, बस जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जहां पे पाई बॉन्ड थे या फिर जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड आ गया, और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ गया, इतना ही अंतर है ना। लेकिन बीच के अगर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लेट से इसे हम बोले 1A, 1B और 1C। तो जो बीच के स्ट्रक्चर्स है 1A, 1B एंड 1C, वहां पे आपको नजर आएगा कि जो निगेटिव चार्ज है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, केवल केवल ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे ही आ रहा है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पे ही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि OH, OH जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप लगा है, OH इज ऑर्थो, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप for an incoming electrophile. क्लियर हो रही है चीज, OH is ortho and para directing group for an incoming electrophile। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही केवल निगेटिव चार्ज आ रहा है। अब अगर मैं एनिलीन ले लूं, एनिलीन बेंजीन रिंग पे NH2, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन। इसकी वजह से जो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लोन पेयर से दूर जाना चाहेगा और ये बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेक होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा।
ये बॉन्ड तो अभी ऐसे रहने दो, यहाँ पे नेगेटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या है, लोन पेयर, तो क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, अब इस निगेटिव की वजह से जो नीचे वाला पाई बॉन्ड है वो किधर टूटेगा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये नया बॉन्ड फॉर्म हो गया माइनस प्लस मिलके, और पैरा पोजीशन पे निगेटिव, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहते हैं। अब इस पैरा वाले निगेटिव की वजह से ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया प्लस माइनस से, यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये फर्दर ऊपर की तरफ अगर मैं ब्रेक करूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ऊपर माइनस आ रहा था लेकिन प्लस पहले से ही है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे, NH2, ये क्या हो गया, एनिलीन। एनिलीन जहां से हमने स्टार्ट करा था वही है, बस अंतर क्या है देखो, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इसे अगेन टर्मिनोलॉजी दे दूं, तो फर्स्ट एंड सेकंड में अंतर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में अंतर बस इतना है कि जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है, पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो रही है, पाई बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो रही है फर्स्ट एंड सेकंड में। बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, लेकिन 1A 1B एंड 1C को अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हर जगह आप देख पाओगे, तीनों को ही अगर ऑब्जर्व करो तो जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ है, ऑर्थो या पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे ही है। मैं बोल सकता हूं कि NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर एन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। उसे कौन सा सेंटर चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन अबंडेंस में हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, NO2, NO2, इसका स्ट्रक्चर जरा एक्सपैंड करके मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा, बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O माइनस, एंड हियर प्लस। ठीक, अब इस प्लस की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बॉन्ड किधर टूटेगा, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे माइनस डेवलप होगा और इधर प्लस डेवलप होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो, अगर यहाँ पे माइनस है और नाइट्रोजन पे प्लस है, तो ये एक पाई बॉन्ड बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता है। नाइट्रोजन अगर 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है तो क्या करेगा, ये अपना डबल बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड N, O माइनस, O माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी रहेगा। ठीक, अच्छा, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बॉन्ड किधर टूटेगा, ऊपर की तरफ, और यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये नया बॉन्ड फॉर्म हो गया,
ऊपर की कहानी सेम ही रहने वाली है अभी। यहाँ पे पॉजिटिव और ये बॉन्ड आ गया हमारे पास। अब इस पॉजिटिव की वजह से ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ टूटेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा। इधर पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड N, O माइनस हियर प्लस। अब देखो, अब इस पॉजिटिव की वजह से जो ये बॉन्ड है ये कुछ ऐसा टूटेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक और पॉजिटिव डेवलप होगा और वो पॉजिटिव और दोनों में से कोई सा भी ऑक्सीजन वाला निगेटिव मिलके एक नया डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे जो निगेटिव आएगा वो इस पॉजिटिव के साथ मिलके एक नया डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखो जरा ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग के अंदर की कहानी पहले देखो। ये बॉन्ड तो ऐसे ही थे, एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ प्लस माइनस की वजह से, बॉन्ड एन, एन पे इस समय दो प्लस है ना। तो एक तो व्हाइट वाला प्लस जो पहले से था और एक जो ग्रीन वाला डेवलप हुआ है प्लस, और साथ में किसी एक ऑक्सीजन का निगेटिव बॉन्ड, निगेटिव ले लो, वो दोनों मिलके एक नया बॉन्ड बना लेंगे। मैंने लेफ्ट वाला ले लिया तो एन डबल बॉन्ड हो गया और साथ में जो O माइनस है वो तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो जहां से हमने स्टार्ट करा था वहीं पहुंच गए हैं, बस अंतर क्या हुआ है, अंतर इतना सा हुआ है कि जो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड थे उनकी पोजीशन चेंज हुई है। जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल आया है, जहां सिंगल था वहां डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, और जो बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा कि इस बार ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्थो और पैरा जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गए, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कौन सा सेंटर बचा हमारे इलेक्ट्रोफाइल के लिए, एक ही पोजीशन बची विच इज मेटा पोजीशन। तो जो भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची है वो कहां पे है, मेटा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। So we can say NO2 is meta directing or incoming electrophile. अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स वैसे तो और भी होते हैं लेकिन जनरली हम बात करते हैं अपने जेई लेवल पे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल की। शुरुआत करते हैं कार्बोकेटायन से। कार्बोकेटायन से शुरू करें। कार्बोकेटायन, ठीक। शुरू करते हैं कार्बोकेटायन से। तो कार्बोकेटायन क्या होता है जी, कार्बोकेटायन इज species having positive charge on carbon atom.
पॉजिटिव चार्ज और कार्बन एटम। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? तो कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे या फिर इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, तो क्या करेंगे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूं, लेट्स से बेसिक CH3 प्लस, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, hybridization is sp2। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट, अगर कोई इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट, और रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, है ना? तो ऐसे इफेक्ट्स की वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस, यहां पे रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना? तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे प्लस एच लग रहा है, प्लस आर लग रहा है, और ये कार्बन कैसा है? sp2, sp2 कार्बन है ना? तो ये टोटल जो CH2 डबल बॉन्ड CH सिस्टम है, वो ओवरऑल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कोशिश करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे माइनस आई लग रहा है ना? ऐसा है। तो ये दोनों इफेक्ट क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक। और वैसे भी अगर आप इफेक्ट में देखोगे, नोट करके लिख लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? रेजोनेंस का, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का, और उसके बाद जो मार्जिनल इफेक्ट होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। लिख लो इसे, हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर मैं देखूं, मेरे पास लेट से कार्बोकेटाइन CH3, CH3 and CH3 and कार्बोकेटाइन CH3, CH3 and H, इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी, मैं क्या बोलूंगा? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? देखो, रेजोनेंस तो कहीं है नहीं, दोनों ही केस में रेजोनेंस है नहीं। इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लें। अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ पे देखोगे कितने आ रहे हैं? 9। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 6। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? लेफ्ट वाले की। और अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस है, ठीक। ये कार्बोकेटाइन है मेरे पास, सेकंड
जो भी हमने कंपाउंड लिया है। इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो रेजोनेंस हो रहा है, दोनों ही जगह रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन ये बताओ पहले वाले केस में, इस केस में नॉर्मल रेजोनेंस है केवल। यहाँ पे इसको जरा ध्यान से देखो, रेजोनेंस तो हो ही रहा है लेकिन एरोमेटिसिटी की पॉसिबिलिटी है, तो जरा चेक कर लेते हैं। साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 है अगर, तो एरोमेटिसिटी की पॉसिबिलिटी बनती है क्या? याद करो क्या था वहां पे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर n की वैल्यू में 0 रख दूं तो 2 आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, और बिल्कुल ये एरोमेटिक ही है। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल रेजोनेंस से बहुत ज्यादा है। स्टेबिलिटी हम किसकी ज्यादा शो करेंगे? राइट वाले कंपाउंड की। क्यों? बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक, अब देखते हैं कार्बन एनायन। कार्बन एनायन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। हाँ, तो चार्ज स्पीसीज with negative charge on carbon atom। negative charge on carbon atom। stability of carbon anion, stability of carbon anion एक तो हो जाएगा डिस्पर्सल और डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड हो, जो कि इलेक्ट्रॉन जो रिचनेस है कार्बन आयन की उसको कम करे खींच के। ठीक है, तो ऐसे सारे फैक्टर्स अगर हैं तो हमारा जो कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो जरा। अगर मेरे पास ये कार्बन आयन है तो ये कार्बन आयन स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले हमने। ये कार्बन आयन ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा? एरोमेटिक, साइक्लिक है, प्लेनर है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साथ में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एरोमेटिक हो जाएगा। हमने देखा था जब एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना? तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, इस वजह से वेरी स्टेबल कार्बन आयन, वेरी स्टेबल कार्बन आयन। बेंजीन रिंग पे CH2-। अभी ये देखो बेंजीन रिंग पे CH2- अगर है तो ये जो निगेटिव चार्ज हमें दिख रहा है कार्बन पे, वो देखने में तो ऐसा लग रहा है केवल कार्बन पे है, लेकिन वो ऐसा है थोड़ी। वो देखो कैसा है, एक बार को वो यहाँ जा रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आ गया और निगेटिव यहाँ आ गया। अगली बार ये यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 निगेटिव पैरा पे आ गया। अगली बार में फिर से ऑर्थो पे आ गया।
अगली बार फिर से CH2 पे चला गया। तो ये एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है। यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो घूम रहा है पूरे रिंग में घूम रहा है। सो वी कैन से हियर एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज makes carbon anion stable। अगर CH2 माइनस डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस केस में रेजोनेंस की वजह से ये क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस। तो अगेन आप देखोगे जो नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट वाला टर्मिनल कार्बन से उछल के कहा जा रहा है, राइट वाला जो टर्मिनल कार्बन है। तो इस तरीके से वो घूमता रह रहा है। लेफ्ट टर्मिनल कार्बन कभी कभी राइट वाले टर्मिनल कार्बन पे निगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, कहीं एक जगह फिक्स नहीं है। इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अच्छा ये बताओ, यहां अगर मेरे पास CH3 माइनस है, CH3 माइनस एंड CH माइनस, इधर CH3, इधर भी CH3, फिर सॉरी इसे ले लो CH2 एंड CH3, फिर ये रहा CH माइनस CH3 CH3 और ये C माइनस CH3 CH3 CH3। इसमें क्या हो रहा है ये देखो, अगर इसमें मुझे ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का कार्बन आयन, तो फैक्टर कौन से लग रहे हैं, कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है क्या? देखो जरा ध्यान से, स्टेबलाइजिंग फैक्टर कोई सा भी नहीं है। इनफैक्ट डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। जो भी CH3 साइड में लगे हुए हैं वो डी स्टेबलाइज करेंगे। तो अब हमें डी स्टेबलाइजेशन के टर्म्स में सोचना होगा कि CH3 माइनस को कोई भी डी स्टेबलाइज करने वाला है क्या? नहीं, कोई भी डी स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। तो सबसे स्टेबल कौन होगा? CH3 माइनस। उसके बाद CH3 CH2 माइनस में केवल एक ही डिस्टेबलाइजेशन करने वाला है, मिथाइल ग्रुप CH3। इसके बाद यहां दो हैं डिस्टेबलाइजेशन वाले, दो CH3 हैं, और फाइनली तीन CH3 हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर CH3 माइनस से घटते हुए जो CH3 CMe3 माइनस है वहां तक जाएगा, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब लास्ट है फ्री रेडिकल। Free radicals are more or less similar to carbocation because both are electron deficient species. Electron deficient species. तो इसमें भी स्टेबिलिटी क्या होगा? रेजोनेंस या मिजोमेरिक इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, इन सारे ही इफेक्ट से ये स्टेबलाइज होगा। इंडक्टिव से भी प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, बेंजीन के ऊपर CH2 फ्री रेडिकल,
फिर मेरे पास अगर ये CH फ्री रेडिकल, और अगर C फ्री रेडिकल, वन टू एंड थ्री, सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा? थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड के केस में आप देखोगे जो डीलोकलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा है, 3 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, ठीक है। सेकेंड केस में केवल 2 बेंजीन रिंग है और फर्स्ट वाले केस में केवल 1 बेंजीन रिंग है। तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन कहाँ है? थर्ड केस में। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। इसी तरीके से अगर मेरे पास CS3 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 CH CS3 CS3 CH2 CS3 free radical and CH3 free radical से मैं 1 2 3 एंड 4 अगर ये नंबरिंग कर दें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे देखो कौन सा इफेक्ट है स्टेबलाइजिंग इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होगा? फर्स्ट के केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ठीक है, और यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन हो नहीं रहा है फोर्थ वाले केस में। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। ठीक है, ऑल राइट। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। ठीक है, जीओसी हमने कवर कर लिया है। आई होप आप लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स वगैरह खुद से सॉल्व करेंगे ताकि और हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। ठीक है, ओके, बाय।